नमस्कार। मैं रामनिवास कसवां हिंदी व्याख्याता देव स्कूल तारानगर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पीछे कोरोना काल की वजह से नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ी और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से हम हिंदी की क्लासें हैं वो रेगुलर शुरू कर रहे हैं, निरंतर शुरू कर रहे हैं। उसके लिए आपसे दो रिक्वेस्ट रहेंगी। एक, वीडियो को पूरा देखें। दूसरा, कोई भी प्रकार का डाउट है, कोई भी प्रकार की समस्या है आपको किसी टॉपिक में, किसी अन्य उदाहरण में या कहीं भी समझने में, तो उसको आप क्या करें, ऐप के अंदर जो डाउट क्लियरिंग ऑप्शन है वहाँ से कमेंट करके उसको क्लियर करें, उस समस्या को हल करें। दूसरा, अगर वहाँ से आपको कोई समस्या आ रही है तो स्कूल के नंबरों से कांटेक्ट करें या व्हाट्सएप पर संपर्क करें, जिसके लिए मैं हिंदी से संबंधित अपने व्हाट्सएप नंबर ऊपर दे रखा है। और ये जो नोट्स हैं हिंदी व्याकरण के, वो नोट्स आपको अलग से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला टॉपिक हमारा आज का जो है वो है क्रिया। देखिए, क्रिया क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए, यानी वाक्य में, सेंटेंस में कोई शब्द है और वो शब्द हमें ये बताता है कि भी कोई काम हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया किसे कहेंगे? सेंटेंस में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनमें से एक शब्द हमें ये बताएगा कि हाँ, ये कार्य हो रहा है, ये क्रिया हो रही है, या फिर कार्य होने वाला है, यानी कि कार्य होने का आभास, काम करना या होना जिसको कहते हैं हम, उसको बताने वाला ही शब्द उस सेंटेंस में क्रिया कहलाता है। तो क्रिया में जैसे आप देख लेते हैं, पढ़ना, खाना, पीना, जाना, उठना, बैठना, रोना, सोना, ये सारी क्रियाएं हैं। क्रिया का जो मूल अर्थ है वो होता है करना, यानी कि क्रिया शब्द का मूल अर्थ क्या है? करना। प्रत्येक भाषा में क्या है, वाक्य के अंतर्गत क्रिया आती है और उस क्रिया का बहुत बड़ा महत्व होता है। यानी कि क्रिया के बिना वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। अगर क्रिया नहीं होगी तो वाक्य अधूरा रहेगा। तो क्रिया का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। क्रिया का मूल अर्थ क्या हुआ? करना, यानी कि किसी काम को करना ही क्रिया कहलाता है। प्रत्येक भाषा में देखिए क्रिया का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया आने पर ही वाक्य है वो पूरा हो पाता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को ही दर्शाएगी, यानी कि किसी सेंटेंस में कि काम हो रहा है या किया जा रहा है, उसको दर्शाने वाली ही क्रिया कहलाती है। और क्रिया को जो करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। देखिए, सेंटेंसों के अंदर या उदाहरणों के अंदर हम समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है अपने पास, अली पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ जो डिफरेंट कलर में आपके सामने है, पढ़ रहा है, वो क्या है? वो है हमारी क्रिया। ठीक है। अब उस क्रिया का पढ़ रहा है, अब हमें यहाँ पर क्या बोध हो रहा है कि अली क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, यानी कि काम होने का बोध हो रहा है, पढ़ने का बोध हो रहा है कि हाँ, अली पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो किसी कार्य का जब बोध होता है कि किया जा रहा है या हो रहा है, तो उसको ही हम क्रिया कहते हैं। तो वो किससे हो रहा है बोध? वो पढ़ रहा है से हो रहा है। यानी कि अगर आपको ये कहें कि अली पुस्तक, तो सेंटेंस अधूरा है। अब पढ़ रहा है जोड़ने के बाद ये सेंटेंस है वो पूरा हुआ है कि अली पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है। तो ये क्रिया कहलाती है। और इसको करने वाला, यानी कि पढ़ने का काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। तो करने वाला को क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। और जो ये क्रिया है उसका जो फल है वो किस पर पड़ रहा है? वो पड़ रहा है पुस्तक पर। तो ये इसका कर्म कहलाता है। तो ये हम आगे देखेंगे सकर्मक अकर्मक के अंतर्गत। दूसरा उदाहरण देखिए, बाजार में बम फटा। फटा, अब कौन सी क्रिया हुई? फटने की क्रिया हुई। तो फटने का काम हो रहा है, ये बोध किस शब्द से हुआ? फटा शब्द से हुआ। ठीक है। तो ये इसकी क्रिया है।
अब इसमें कर्ता आदि है नहीं, क्योंकि बाजार में बम फटा, कोई कर्ता नहीं है, करने वाला नहीं है, बम फोड़ने वाला कोई दे नहीं रखा, इसीलिए बिना कर्ता के ये क्रिया आई है। तो इसको भी हम आगे विस्तृत देखेंगे। बच्चा पलंग से गिर गया। अब क्या हुआ? गिरने का काम हुआ। तो यहाँ काम हो रहा है गिरने का, और वो कर कौन रहा है? बच्चा कर रहा है। वैसे तो बच्चा अपने आप पलंग से गिर रहा है, लेकिन कार्य बच्चे के द्वारा संपन्न हो रहा है गिरने का, इसीलिए यहाँ पर बच्चा है वो करता है। तो बच्चा पलंग से गिर गया, तो गिर गया होगी क्रिया, बच्चा हो गया कर्ता। ठीक है। बाहर बारिश हो रही है। अब कौन सा कार्य हो रहा है? बारिश होने का कार्य हो रहा है। हो रही है यानी कि बारिश होने की जो क्रिया है वो संपन्न हो रही है, और वो किसके द्वारा हो रही है? वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि कर्ता यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो आपके सामने 4 सेंटेंस हैं, जिसमें 2 तो कर्ता हैं, अली, बच्चा, और इन 2 सेंटेंसों में कोई कर्ता नहीं है। यानी कि वाक्य में क्रिया को करने वाला आ भी सकता है और न भी आए, तो लेकिन क्रिया आएगी ही आएगी। क्रिया के बिना वाक्य है वो संपन्न नहीं हो सकता। तो इसके लिए नीचे विश्लेषण दे रखा है, वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पहले ही बता दिया कि अली, बच्चा, ये दोनों कर्ता हैं, उनके द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की और गिरने की। ठीक है। ये दोनों ही क्रिया इन दोनों कर्ताओं के द्वारा संपन्न हो रही है। तो ये तो हो गया इन क्रियाओं के कर्ता, और ये हो गए कार्य। तो इनको हम क्रिया कहेंगे, इनको हम कर्ता कहेंगे। अब जो अन्य 2 सेंटेंस थे उनमें क्रियाएं हैं वो अपने आप हुई हैं, कर्ता नहीं है उनमें। ठीक है। तो अब वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी वाक्य है वो अर्थ स्पष्ट कर सकता है। यानी ये कहें कि केवल और केवल अगर क्रिया भी दे दे तो सेंटेंस बन सकता है, सार्थक हो सकता है वो, लेकिन अगर क्रिया न दे तो वो अधूरा रह जाता है। अब नीचे देखिए, जिसमें केवल लगभग क्रियाएं दे रखी हैं, फिर भी अर्थ है वो पूरा दे रहे हैं। देखिए, पहला उदाहरण है पानी लाओ। अब यहां स्पष्ट हो रहा है कोई कर्ता नहीं है, क्रिया जरूर है, क्या लाओ? पानी लाओ। लाने का क्रिया काम हो रहा है। चुपचाप बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है। अब यहां देखो कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है। रुको। अब ये पूरा अपने आप में एक संपूर्ण सेंटेंस बन गया, अर्थ। ठीक है। जाओ। इस प्रकार से क्रिया का प्रयोग कर्ता या कर्म के बिना भी करने से वाक्य है बन सकता है और सार्थक अर्थ दे सकता है। लेकिन अगर क्रिया का प्रयोग हम नहीं करते हैं तो वहां वाक्य अधूरा रह जाता है। तो इस प्रकार से इसकी मूल परिभाषा की अगर बात करें कि क्रिया किसे कहेंगे, तो इसकी एक परिभाषा आपको याद रखनी है। ऊपर वाली तो जो समझाने के लिए आपको दी हुई है। परिभाषा मूलतः यह है, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले। अब बैठ जाओ, रुको, जाओ, लाओ, इन शब्दों से काम का करना या होना पाया जा रहा है, तो ये क्रिया कहलाएंगी। ठीक है। अब विशेषतः और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्रिया का जो मूल रूप है, क्रिया का जो मुख्य रूप होता है, वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि क्रिया का निर्माण किससे होता है? क्रिया का निर्माण धातुओं से होता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। संस्कृत में आप पढ़ते हो, धातुएं होती हैं, पठ्ठे, लिखे, ठीक है, चल, इस प्रकार से धातुएं होती हैं। तो वो धातु हैं और उन धातुओं से रूप बनते हैं, पठती, पठतय, पठंती, पठसी, पठ, पठ, पठामी, पठावय, पठामे। तो ये इन धातुओं से रूप चलते हैं। इसी प्रकार हिंदी में भी ये जो क्रियाएं हैं वो इन धातुओं से बनती हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि इन मूल धातुओं में कोई प्रत्यय जोड़ने पर, क्या जोड़ते हैं? प्रत्यय जोड़ने पर एक सामान्य क्रिया का रूप ले देते हैं। जैसे नीचे मैंने आपको दोनों उदाहरणों के जरिए समझाने की कोशिश की है। देखिए, धातु रूप है, यानी कि हिंदी में अपने बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, इस प्रकार से ये धातुएं होती हैं। अब इसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं हम। प्रत्यय जैसे ना जोड़ दिया,
ना प्रत्यय जोड़ने पर सामान्य, यानी कि इसमें ये कह सकते हो आप कि ना जोड़ देने से क्रिया का कौन सा रूप हमारे सामने आ जाएगा, सामान्य रूप हमारे सामने आ जाएगा। यानी आपसे कोई पूछ ले कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो वो है धातु। अब आपसे ये पूछ ले कि क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में क्या जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है, तो उसमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप मिल जाता है हमें। ठीक है, तो ये तो हुई धातुएं, और इसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर इसकी क्रिया का सामान्य रूप हमें आ गया। जैसे बोल में ना जोड़ गया बोलना, पढ़ में ना पढ़ना, घूम में ना जोड़ा घूमना। इसी प्रकार लिखना, गाना, हंसना, देखना। अब ये तो सामान्य रूप है। अब अगर हम सेंटेंस में इनका प्रयोग करते हैं तो अन्य रूपों में भी कर सकते हैं। जैसे आप संस्कृत में करते हो ना, पठती, पठसी, पठामी या पठावे या अपठित, इस प्रकार से जो करते हो उसी प्रकार हमारे हिंदी में भी होता है। जैसे बोलना, बोलते हैं, बोलेगा, पढ़ना, पढ़ेगा, पढ़ते हैं, पढ़ रहा है। तो ये क्रिया के अन्य रूप हैं जिसका हम वाक्य के अनुसार प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बातें इतनी हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप धातु में क्या जोड़ करके हम क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त कर सकते हैं? प्रत्यय जोड़कर। और वो प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा? ना प्रत्यय जोड़ करके सामान्य रूप मिल सकता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अपने कक्षा 10 में विशेषतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कर्म के आधार पर ही पूछे जाते हैं क्रिया के, तो इनको हमें विशेषतः पढ़ना है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने गए। कितने? दो भेद माने गए हैं। सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है? देखिए, सकर्मक, से का अर्थ होता है साथ। क्या अर्थ होता है? साथ, सहित। और कर्मक का कर्म के, यानी कि कर्म के साथ, यानी कि जिस वाक्य का प्रयोग कर्म के साथ हुआ है वो सकर्मक होगा। देखिए, इसका विश्लेषण करते हैं कि वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो, यानी कि वाक्य में जो क्रिया आई है उसके साथ अगर कर्म का भी प्रयोग किया गया है तो वो क्रिया कौन सी कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। तो मोटे तौर पर परिभाषा इसकी बहुत ही सिंपल है। सकर्मक, स यानी कि साथ, कर्मक कर्म के, कर्म के साथ, यानी कि वो क्रिया जो कर्म के साथ आ रही है या क्रिया के साथ कर्म का भी प्रयोग हो रहा है तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो इसका अलग अलग तरीके से आप विश्लेषण और कर सकते हैं कि जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। यानी देखिए, सेंटेंस में तीन बातें मुख्य होती हैं: कर्ता, कर्म, क्रिया। कर्ता किसी काम को करने वाला है, क्रिया किसी काम का बोध कराने वाली है कि काम हो रहा है, और कर्म क्रिया का फल जिसके ऊपर पड़ता है, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, वो होता है कर्म। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। अब जैसे नीचे वाले शब्दों में, उदाहरणों में देखिए आप, अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है, क्रिया कौन सी भी? पढ़ा रही है। अब इस क्रिया के साथ कर्म आया है या नहीं आया है? अगर कर्म आया है तो वो कौन सी क्रिया होगी? फिर सकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए, इसका विश्लेषण करते हैं। पढ़ा रही है, कौन पढ़ा रही है? अध्यापिका, यानी कि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? अध्यापिका कर रही है, तो ये क्या हुआ? कर्ता। कार्य क्या हो रहा है? पढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो पढ़ा रही है क्या हो जाएगी? क्रिया। अब पढ़ा रही है का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर पड़ रहा है, तो पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर्ता, कर्म और क्रिया, ये कर्म हमारे हिंदी में चलता है। इसी प्रकार देखिए, माली ने पानी से पौधों को सींचा। सींचा, कार्य क्या हो रहा है? सींचने का। किसने सींचा? माली ने सींचा। किन को सींचा? पौधों को सींचा। तो तीन बातें हैं। माली ने कार्य किया तो ये कर्ता है, सींचने का कार्य हो रहा है और इसका पता हमें सींचा शब्द से चल रहा है तो ये क्रिया है, और फल किस पर पड़ रहा है?
वो पड़ रहा है पौधों पर। तो ये पौधा हो गए हमारे कर्म। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया है वो कर्म के साथ आती है, यानी कि सेंटेंस में कर्म का प्रयोग होगा ही होगा। कर्म सहित जो वाक्य होंगे वो सकर्मक कहलाएंगे। अब कर्म का हमें पता कैसे चलेगा कि कर्म है या नहीं है, उसके लिए आपको 3 प्रश्नों को ध्यान में रखना है, क्या, किसे, किसको। इसके अलावा एक कहाँ शब्द भी कई बार हमारी मदद कर देता है, लेकिन कक्षा 10 में बहुत ज़्यादा डीपली या यूँ कहें कि गहराई में नहीं जाया जाता। तो इसीलिए आपको इन दो का ही विशेषता है, क्या और किसको। इन 2 का उत्तर आपको ढूंढना है वाक्य में। अगर इन 2 का उत्तर आपको मिल जाता है तो वहाँ होगा कर्म। ठीक है, अब जैसे देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में हमें उत्तर मिल रहा था कि पढ़ा रही है, क्या पढ़ा रही है, पुस्तक मिल रहा था। सिंचा, क्या सिंचा, पौधों को सिंचा, या किसको सिंचा, पौधों को सिंचा। तो पढ़ा रही है और सिंचा दोनों का, यानी कि क्या का और किसको का उत्तर हमें मिला। तो इसीलिए हमें यहाँ पर क्या करना है, सकर्मक क्रिया करना है। ठीक है, अब जैसे कभी कभी क्या होता है, सकर्मक क्रिया का क्रम छिप जाता है, यानी कि अदृश्य हो जाता है, गुप्त रहता है, दिखाई नहीं देता। वहाँ भी सकर्मक होता है, जैसे वह गाता है। अब गाना क्रिया है वो हमेशा सकर्मक होती है, वह गाता है, क्या गाता है। अब गाने का कार्य एक ही होगा, कोई अन्य चीज़ों को गाया नहीं जा सकता। वह गाता है यानी कि गीत गाता है। वह पढ़ता है, पढ़ने का कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का काम यही है कि वह पढ़ रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। पुस्तक पढ़ रहा हो, कविता पढ़ रहा हो, लेकिन पढ़ रहा हो तो उसका उत्तर हमें मिल जाता है कि पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक में ही कविताएं होती हैं। तो पढ़ता है, गाता है, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनमें कर्म हैं वो अदृश्य रहते हैं, छिपे रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सकर्मक होती हैं। तो ये ज़्यादा मतलब आने वाली या हमें परेशान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें हम आगे चलकर थोड़ा और इसको विस्तृत कर देंगे, जिससे आपको सकर्मक और अकर्मक की जो एक समस्या है वो हल हो जाएगी। अब देखिए सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं, एक तो होती है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल सी है। एक कर्मक क्रिया में क्या होता है, एक ही कर्म होता है, कर्म तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिस वाक्य में एक ही कर्म होता है वो तो क्या कहलाती है, एक कर्मक। और द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, 2 कर्मों से युक्त क्रियाएं होती हैं, यानी कि जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म हो, 2 कर्म हो, वो होती है द्विकर्मक। एक कर्मक में क्या होता है, वाक्य में एक ही कर्म होता है। ठीक है, अब श्याम फिल्म देख रहा है, उदाहरण देखिए, श्याम फिल्म देख रहा है, क्या देख रहा है, फिल्म। उत्तर मिला क्या, तो इसका मतलब क्या का उत्तर हमें फिल्म मिल रहा है, तो यहाँ कर्म है। अब दूसरा हमें देना है किसको, श्याम फिल्म देख रहा है, इसमें अगर हम ये देखें कि किसको देख रहा है, तो फिल्म को ही देख रहा है, या क्या देख रहा है, फिल्म देख रहा है। तो इस प्रकार से क्या या किसको का उत्तर हमें यहाँ पर मिल जाता है। नौकरानी झाड़ू लगा रही है, क्या लगा रही है, झाड़ू लगा रही है। तो क्या का उत्तर हमें मिला, तो इसका मतलब झाड़ू और फिल्म यहाँ दोनों क्या हैं, कर्म हैं, और एक ही कर्म आने की वजह से ये क्या कहलाएंगी, एक कर्म क्रिया कहलाएंगी। ठीक है, दूसरे में देखिए द्विकर्मक में क्या होता है, 2 कर्म आते हैं, और 2 कर्मों में ध्यान रखने वाली बात यह भी होगी कि 2 कर्म हैं वो कौन कौन से होंगे। तो देखिए द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं क्रिया के अंतर्गत, जिसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सेंटेंस में है, श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है। अब वही है पर्सन आपके सामने, क्या देख रहा है, फिल्म। उत्तर मिला, एक क्रिया आ गई, वो एक क्रम आ गया। दूसरा, किसके साथ देख रहा है, किसको देख रहा है, फिल्म को देख रहा है, किसके साथ देख रहा है, भाई के साथ देख रहा है। यानी ये जो भाई के साथ है वो किसके का उत्तर दे रहा है, किसके, भाई के। किसका, किसको, किसके, ये एक ही प्रकार के जो हैं वो क्वेश्चन हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, तो फिल्म और भाई ये 2 हमारे कर्म हुए, तो इसीलिए यहां पर है द्विकर्मक। ठीक है, अब द्विकर्मक क्रिया में
ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म तो होता है मुख्य और दूसरा कर्म होता है गौण, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं आश्रित कर्म। मुख्य कर्म और गौण कर्म, जहां वाक्य में दो कर्म होंगे वहां एक तो होगा मेन मुख्य कर्म, दूसरा होगा उस पर आश्रित कर्म जिसको कहते हैं गौण कर्म। ठीक है, अब मुख्य कर्म क्रिया से पहले लगता है हमेशा, यानी कि जैसे श्याम अपने भाई के साथ फिल्म देख रहा है, अब देख रहा है जो क्रिया है उससे ठीक पहले जो लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य कर्म कहेंगे। और गौण कर्म है वो उससे भी पहले आ जाता है। ठीक है, भाई के पहले आ गया था ना, तो ये गौण कर्म है। इसकी पहचान और है जो बहुत ही सिंपल है, जिसको आप ध्यान रखें कि मुख्य कर्म जो है वो हमेशा अप्राणीवाचक होता है। क्या होता है? अप्राणीवाचक, यानी कि प्राणी से संबंधित कोई शब्द है वो मुख्य कर्म नहीं होगा। पदार्थों से संबंधित ही मुख्य कर्म होगा, जैसे पुस्तक, पत्थर, पहाड़, ये जो ऐसे शब्द हैं वो मुख्य कर्म में आएंगे। न कि ये कहे कि रमेश, भाई, कविता आदि जो शब्द हैं जो प्राणीवाचक हैं वो मुख्य कर्म की श्रेणी में नहीं आते। गौण कर्म हमेशा क्या होता है? प्राणीवाचक होता है, यानी कि प्राणियों से संबंधित होता है, ये यूं कह सकते हैं सजीव होता है। ठीक है, तो ये पहचान है, आपको ध्यान रखनी है कि आपसे पूछ ले कि मुख्य कर्म कौन सा है। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है, गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। मुख्य कर्म क्रिया से ठीक पहले आता है, गौण कर्म उससे भी पहले आता है। अब जैसे दूसरी पहचान इसकी ये भी है कि गौण कर्म के साथ क्या है, को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी जो गौण कर्म है जिसको कह सकते हैं प्राणीवाचक जो कर्म है उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग होता है। और कई बार अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, हमेशा नहीं होता, कई बार अप्रत्यक्ष हो सकता है। अब जैसे उदाहरणों में देखिए, बच्चे गुरुजन को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। तो क्या का उत्तर हमें मिला? प्रणाम। तो क्रिया से ठीक पहले लगने की वजह से और प्रणाम जो है वो अप्राणीवाचक होने की वजह से ये है मुख्य कर्म। दूसरा, किसको करते हैं? गुरुजन को। तो किसको का उत्तर में मिला? गुरुजन। तो ये हमारा हुआ गौण कर्म। तो ये मुख्य कर्म अप्राणीवाचक और क्रिया से ठीक पहले आता है। गौण कर्म के साथ एक को विभक्ति का प्रयोग होता है लगभग, और साथ में ये प्राणीवाचक शब्द होते हैं। तो यह है गौण कर्म। तो आपसे कर्म अगर पूछा जाए तो वाक्य में सबसे पहले आएगा गौण कर्म, उसके बाद आएगा मुख्य कर्म। ठीक है, मुख्य कर्म अंत में आएगा। सुरेंद्र ने छात्र को गणित पढ़ाया। क्या पढ़ाया? गणित। मुख्य कर्म हो गया, अप्राणीवाचक है। किसको पढ़ाया? छात्र को, गौण कर्म है। ठीक है, अब देखिए कल हम देखेंगे अकर्मक क्रिया और उसके अलावा कुछ अन्य क्रियाओं के भाग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।